आज आपको यह बताते हैं कि हमास के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर ने आज इजरायल को एक नई धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों को नहीं रोका तो इस युद्ध में दुनिया के सारे मुसलमान उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और फिर कोई भी ताकत इन मुसलमानों को इजरायल को खत्म करने से रोक नहीं पाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी ने इजरायल और हमास के इस युद्ध को इजरायल वर्सेस दुनिया के 190 करोड़ मुसलमानों का युद्ध बना दिया। यानी अब एक तरफ इजरायल है और दूसरी तरफ इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के 190 करोड़ लोग हैं। और पाकिस्तान की सेना ने भी अपने एक नए बयान में बिल्कुल यही बात कही है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि वो और उसके देशों के सभी मुसलमान, उसके देश के सभी मुसलमान फिलिस्तीन के साथ हैं और पाकिस्तान की सेना फिलिस्तीन की जमीन को इजरायल के कब्जे से छुड़ाने के लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। और यही बात लेबनान, सीरिया और इराक के धार्मिक संगठनों ने भी कह दी है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश, वहां की सेना यह बयान दे रही है। कोई नेता भी अगर यह बयान देना चाहता तो तब भी ठीक था, लेकिन सेना यह बयान दे रही है कि हम अब जाकर इजरायल के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इन देशों के धार्मिक संगठनों ने हमास के हमलों का समर्थन करते हुए कहा है कि दुनिया का कोई भी मुसलमान इजरायल का समर्थन नहीं कर सकता। और आप तस्वीरें देखिए, दुनिया भर में खास तौर पर इस्लाम को मानने वाले देशों में आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से लाखों, हजारों, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर, वो अपने धर्म के लोगों को फिलिस्तीन में बचाने के नाम पर एक धर्म युद्ध के लिए अब तैयार है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यानी पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले 190 करोड़ लोगों ने इसे एक धर्म युद्ध मान लिया है और अब वो एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इस समय पूरी दुनिया हमास और इजरायल को लेकर दो हिस्सों में बट गई है और सोचने वाली बात यह है कि जो लोग फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं वो लोग हमास की क्रूरता पर बिल्कुल खामोश है और उनकी यह खामोशी एक तरह से हमास को उनका समर्थन ही माना जाएगा। बड़ी बात यह है, आज बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया को देखना है वो ये है कि क्या हमास और फिलिस्तीन एक है? क्या फिलिस्तीन और हमास में कोई अंतर नहीं है या फिर हमास को अलग नजरों से देखना चाहिए और फिलिस्तीन को अलग नजरों से देखना चाहिए? क्या फिलिस्तीन के सारे लोग हमास को ही अपना नेता मानते हैं? इजराइल पर हमास के हमलों के बाद से दुनिया के कई देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर वहां पढ़ने वाले छात्र, वहां के प्रोफेसर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में हमास के आतंकवादी हमलों को यह कहते हुए सही और जायज ठहराया जा रहा है कि हमास ने इजरायल के लोगों की जान तो ली, लेकिन इजरायल ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इसलिए हमास के आतंकवादियों ने जो कुछ किया है ये एक प्रतिक्रिया है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा रैलियां हुई हैं जिनमें इजरायल के खिलाफ धार्मिक नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन हुए हैं और वहां छात्रों के अलावा अलग अलग संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हमास ने इजरायल पर हमला किया, लेकिन इजरायल ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए हैं। यानी दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग हमास के आतंकवादी हमलों की आलोचना लेकिन शब्द के साथ कर रहा है। वो आलोचना तो करता है, सहानुभूति जताता है, कहता है बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन, और फिर लेकिन के बाद सारी बात इजरायल पर आ जाती है, सारी जिम्मेदारी इजरायल पर आ जाती है और ये लेकिन शब्द एक तरह से हमास के आतंकवादियों को एक नैतिक समर्थन देने जैसा है। और इसीलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस मुद्दे पर वेक्सनर फाउंडेशन ने खुद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अब अलग कर लिया है। यह फाउंडेशन एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसने कहा है कि जिस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमास के आतंकवादी हमलों पर अपना रुख रखा, वो रुख हमास को समर्थन देने जैसा था। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि उनके छात्रों को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि छात्र जो बातें कह रहे हैं उसका समर्थन यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट भी करता है।
अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी के भी कुछ बड़े कॉलेजों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों में हमास का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है और वहां एक खास वर्ग के छात्र हमास के आतंकवादियों को आतंकवादी कहने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी अभी हो यह रहा है कि दुनिया हमास के आतंकवादियों पर इस कदर बट गई है कि इनमें एक धड़ा हमास के आतंकवादियों को फाइटर मानता है और इस धड़े में बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज हैं, कई न्यूज चैनल भी हमास का लेकिन शब्द का प्रयोग करके समर्थन कर रहे हैं। और आज इस बात को लेकर, इस लेकिन को लेकर पूरे तथ्यों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि जो इजराइल इस युद्ध में एक विक्टिम था पिछले हफ्ते तक, उसे ही क्रूर बताकर कैसे उसे खत्म करने की आज बातें हो रही हैं। और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आतंकवाद के खिलाफ वैसी गैसलाइटिंग हो रही है जैसी हमारे देश भारत में भी होती है। फर्क बस इतना है कि हमारे देश के यूनिवर्सिटीज में अफजल गुरु के लिए नारे लगते हैं, अमेरिका में हमास के आतंकवादियों के लिए वैसे ही नारे लग रहे हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा हमारे देश में भी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में और भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारे लगते हैं, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते हैं और कश्मीर को आजाद करने के नारे लगते हैं। पाकिस्तान से जो आतंकवादी यहां आते हैं उनके समर्थन में नारे लगते हैं। आज एक बड़ा सवाल आपके सामने हम ये लेकर आए हैं, जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत में कभी इसी तरह हमास, आईएसआईएस या हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन ने इसी तरह से कभी हमारे देश पर कोई हमला कर दिया, ऐसा ही आतंकवादी हमला अगर हमारे देश में हो गया तो क्या होगा? क्या आपने कल्पना की है? और दुनिया के सारे देश क्या तब भारत का साथ देंगे? और तब क्या यही लेकिन हम पर भी लागू नहीं होगा? जैसे 26/11 के हमले पर हमें पूरी दुनिया ने यह कहा कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन कश्मीर विवाद से भी इसका एक संबंध है, ऐसा तब वो कहा करते थे। दुनिया में सही और गलत को ब्लैक एंड व्हाइट में बांटा जा सकता है, लेकिन जब सही और गलत में किंतु, परंतु और लेकिन आ जाता है तो इस मानसिकता को समझना भी बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए मैं बार बार अपने देश की बात आपके सामने ला रहा हूं और बार बार मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं जो कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी आतंकवादी नहीं मानते थे, जो कहते थे कि कश्मीर में भी जो हो रहा है उसके पीछे एक विवाद है, उसके पीछे कश्मीर समस्या है, और सहानुभूति तो पूरी रखते थे, लेकिन फिर कहते थे कि आप कश्मीर विवाद को भी सुलझा लीजिए। कोई कहता था कि मुसलमानों पर हमारे देश में अत्याचार हो रहा है, इसलिए यह उसकी प्रतिक्रिया है। इसलिए हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज हमास की खुलकर आलोचना नहीं करना चाहता। वो ये तो कहता है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। फिलिस्तीन के लोगों के साथ तो हम भी हैं, पूरी दुनिया है, क्यों नहीं होगी? फिलिस्तीन अलग देश बनना चाहिए, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन क्या फिलिस्तीन और हमास एक हैं? क्या फिलिस्तीन के 50 लाख लोग हमास का समर्थन करते हैं? क्या वो भी चाहते हैं कि इसी तरह से आजादी ली जाए? ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर ये कंफ्यूजन है और इसी को लेकर पूरी दुनिया में एक गैस लाइटिंग जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है। आज अगर कोई हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए लेकिन, किंतु या परंतु शब्द कहता है तो उसकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है कि वो व्यक्ति नैतिक तौर पर इन आतंकवादी हमलों को स्पष्ट रूप से आतंकवादी हमला कहने के लिए अभी तैयार नहीं है, वैचारिक रूप से तैयार नहीं है। फिलिस्तीन में इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसका मानवीय आधार पर विरोध हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचिए, हमास ने जिस तरह इजराइल के सैकड़ों लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की बेरहमी से हत्या की, सिर तन से जुदा किए, क्या उस हमले का बिना किंतु परंतु के विरोध नहीं होना चाहिए था? लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2008 में जब भारत के मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तब भी कई देशों ने निंदा तो की थी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया था कि भारत पर हमला तो हुआ, लेकिन भारत के कश्मीर में भी तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, या बाबरी मस्जिद के मामले में भी तो भारत के मुसलमानों को न्याय नहीं मिला। आतंकवाद को लेकिन वाला जो नैतिक और वैचारिक समर्थन मिलता है, भारत उसका सबसे बड़ा पीड़ित रहा है और यही वजह है कि हम दुनिया में आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा को तय करने पर लगातार जोर देते आए हैं और अब इजराइल में भी यही हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा पूरी दुनिया में है ही नहीं।
इस समय दुनिया में इजराइल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि इजराइल से बेरहम और क्रूर देश कोई और होगा नहीं। सोचिए, पिछले हफ्ते तक ऐसा लगता था कि ये सारे विरोध प्रदर्शन हमास के खिलाफ होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हमास के खिलाफ एक भी विरोध प्रदर्शन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक भी। जबकि पूरी दुनिया ने वो वीडियोस देख लिए, कितनी बेरहमी से छोटे छोटे बच्चों को हमास ने मारा, लेकिन हमास के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आप दिखा दीजिए। लेकिन इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग उतर आए हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमास ने अब भी इजराइल के 199 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। ये आम नागरिक हैं, महिलाएं हैं, और इन लोगों को हमास से छुड़ाने के लिए दुनिया में एक भी विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है। क्या आपने पूरी दुनिया में किसी भी देश में कोई विरोध प्रदर्शन यह कहते हुए देखा है जो कह रहा हो कि हमास के आतंकवादियों से कि इजराइल के जो लगभग 200 आम लोगों को आपने बंधक बनाकर रखा है, इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़िए, इनके भी मानव अधिकार हैं? एक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ उन्हें बचाने के लिए। आपको इजराइल और फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति को आज समझना होगा। तो आज जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आज आपने इसे ध्यान से देख लिया तो ये जो पूरा विवाद है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा, ताकि आप इसके बाद इस पर अपनी राय भी बना सकते हैं। और मैं आपको इसका ब्लैक भी दिखाऊंगा और व्हाइट भी दिखाऊंगा। इजराइल का मतलब उस भूभाग से है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदी धर्म के लोगों की है, और फिलिस्तीन का मतलब उस भूखंड से है जहां बहुसंख्यक आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की है। यानी दो देश हैं, एक में यहूदी रहते हैं, दूसरे में मुसलमान रहते हैं। फिलिस्तीन के भी दो भाग हैं, इनमें एक इलाके को वेस्ट बैंक कहते हैं और दूसरे इलाके को गाजा पट्टी कहते हैं। और ये दोनों ही क्षेत्र इजराइल के नक्शे के अंदर हैं। आप देख सकते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर है, लाल रंग का पूरा इजराइल का नक्शा है, और उसके अंदर हरे रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है फिलिस्तीन। और इसमें आपको गाजा पट्टी भी एक छोटी सी दिख रही है हरे रंग में, और दूसरा वेस्ट बैंक भी आपको नजर आ रहा है। वेस्ट बैंक में 30 लाख और गाजा पट्टी में 20 लाख मुसलमान रहते हैं, और इस तरह फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की कुल आबादी है 50 लाख। आप कह सकते हैं कि फिलिस्तीन की कुल आबादी 50 लाख है। दूसरी तरफ इजराइल की कुल आबादी है 1 करोड़, फिलिस्तीन से दुगनी। लेकिन इस 1 करोड़ में से 74 लाख यहूदी हैं और 18 लाख मुसलमान हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल में तो फिर भी 18 लाख मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में एक भी यहूदी नहीं रहता। अब विवाद इस बात को लेकर है कि इजराइल के 74 लाख यहूदी लगभग 27,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके पर अपना अधिकार मानते हैं, जबकि फिलिस्तीन के 50 लाख मुसलमान भी इस इलाके को अपना ही बताते हैं और कहते हैं कि इजराइल ने उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, यह भूमि उनकी है। और अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका कारण भी यही है। हमास के आतंकवादी कहते हैं कि वो इजराइल से फिलिस्तीन की जमीन को आजाद कराने के लिए ये जिहाद कर रहे हैं, और ये जिहाद तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जमीन लौटा नहीं देता। अब यहां यह समझना जरूरी है कि इजराइल की तरह क्या फिलिस्तीन भी एक देश है? संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 138 देश आज भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र मानते हैं, और फिलिस्तीन को एक अलग देश मानने वालों में हमारा देश भारत भी है। और दिल्ली में फिलिस्तीन की बाकायदा एक एम्बेसी है, फिलिस्तीन का दूतावास भी है। इसलिए यह बात स्पष्ट कर लीजिए कि दुनिया के 138 करोड़ देश भारत समेत फिलिस्तीन को अलग देश मानते हैं, एक अलग राष्ट्र की उसको मान्यता मिली हुई है, और फिलिस्तीन का दूतावास भी भारत के दिल्ली में है। इजराइल देश वर्ष 1948 में बना था, यानी इजराइल और भारत का निर्माण लगभग एक साथ हुआ है। हमें आजादी मिली है 1947 में, और इजराइल का भी गठन हुआ है 1948 में। उससे पहले सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का ही नियंत्रण था। तो अब यहां यह बात स्पष्ट हो गई कि इजराइल तो 1948 में बना है। 48 से पहले क्या था? 48 से पहले यहां अरब के मुसलमानों का ही कब्जा था। वर्ष 1517 में इस क्षेत्र में 98% मुसलमान और सिर्फ 1.7% यहूदी रहते थे। 1882 में 92% मुसलमान और 8% यहूदी रहते थे, और वर्ष 1917 में भी इस क्षेत्र की कुल आबादी में
91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे। यानी ये हमेशा से मुसलमानों का इलाका रहा है। हमेशा ही 1917 तक 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। उस समय इजराइल का नक्शा ऐसा हुआ करता था जिसमें लगभग सभी इलाके फिलिस्तीन के पास थे और यहूदी धर्म के लोगों ने यहां एक तरह से शरण ली हुई थी। तो फिलिस्तीन का असल में जो पूरा असली नक्शा है वो ऐसा था और यहूदी जो थे वो यहां शरणार्थी थे। यह बात भी सही है कि जब इस क्षेत्र पर फिलिस्तीन के मुसलमानों का नियंत्रण था तब उन्होंने कभी भी यहूदी धर्म के लोगों को वहां बसने से रोका नहीं। यहूदी धर्म के लोग जब शरणार्थी के तौर पर इस क्षेत्र में अपने परिवारों के साथ आए तो फिलिस्तीन के मुसलमान उनका स्वागत करते थे और उस समय तक फिलिस्तीन के मुसलमानों और यहूदी धर्म के लोगों के बीच कड़वाहट नहीं थी। ये स्थितियां पहले विश्व युद्ध के बाद बदलनी शुरू हुई। यानी ये जो भाईचारा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना शुरू हुआ जब पश्चिमी देशों में यहूदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई। पश्चिमी देश मतलब वो देश जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं वो यहूदी धर्म से नफरत करते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है वो यहूदी धर्म के लोगों ने की थी, यहूदियों ने की थी। इसलिए इन दोनों धर्मों के बीच हमेशा दुश्मनी थी। वर्ष 1917 में जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 8.1% थी, वही आबादी 1922 में 11% हो गई, 1931 में बढ़कर 17% हुई, 1936 में 28% हो गई और फिर 1947 में 32% यहूदी यहां रहने लगे। फिलिस्तीन में अचानक से यहूदियों की आबादी में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि पश्चिमी देशों में यहूदियों पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में शरणार्थी के रूप में आने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले पश्चिमी देशों में 90 लाख यहूदी रहते थे, लेकिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी। यहूदी धर्म के लोग डरे हुए थे और उनका अपना कोई देश नहीं था जहां वो जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन लौटने का फैसला किया जिसे वो इजराइल कहते थे और इस काम में ब्रिटेन ने इन यहूदियों की मदद की। भारत की तरह ब्रिटेन ने वर्ष 1917 में फिलिस्तीन को अपना गुलाम बना लिया था। तो जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन के, वैसे ही फिलिस्तीन भी ब्रिटेन का गुलाम देश था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों ने अंग्रेजों की मदद की तो अंग्रेजों ने खुश होकर यहूदियों से यह वादा किया कि वो उनके लिए एक अलग इजराइल देश बनाने में मदद करेंगे। और जिस तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1947 में भारत को बांट दिया और पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बना दिया, ठीक वैसे ही उन्होंने फिलिस्तीन के भी टुकड़े कर दिए। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में इजराइल देश बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया और फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1947 में ही यह तय किया कि फिलिस्तीन को मुसलमानों के लिए और यहूदियों के बीच बांट दिया जाएगा। तो सोचिए, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के दो हिस्से किए, फिलिस्तीन के दो हिस्से करके कहा एक हिस्से में मुसलमान रहेंगे, दूसरे हिस्से में यहूदी रहेंगे और जिस हिस्से में यहूदी रहेंगे वो एक अलग देश कहलाएगा जिसका नाम होगा इजराइल। विभाजन की इस योजना के तहत 56% इलाका फिलिस्तीन का इजराइल को मिलना था और 44% इलाका फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिलना था। यह था यूनाइटेड नेशंस का पूरा अरेंजमेंट। लेकिन वर्ष 1948 में जब इजराइल बना और अरब देशों ने अचानक से फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करते हुए इजराइल पर ही हमला कर दिया तो जबरदस्त जंग लड़ी गई और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब यहां एक बात यह भी है कि अरब देशों ने पहले इजराइल बनते ही इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल ने इस हमले का करारा जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि उन्होंने फिलिस्तीन के भी बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1917 में जो क्षेत्र कभी पूरी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के पास हुआ करता था उस पर इजराइल का कब्जा हो गया और आज यहां लगभग 74% यहूदी रहते हैं और इस क्षेत्र के सिर्फ 12% इलाके पर ही फिलिस्तीन का कब्जा है। तो सोचिए, एक जमाने में जब फिलिस्तीन के पास लगभग 46% इलाका था वो घटकर अब सिर्फ 12% रह गया क्योंकि इजराइल ने धीरे 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 फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। आगे बढ़ने से पहले
आपको मैं मशहूर आध्यात्मिक गुरु ओशो का एक कथन सुनाना चाहता हूं। ओशो ने आज से लगभग 40 साल पहले कहा था कि इजराइल के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा ब्रिटेन और अमेरिका ने किया है, जिन्होंने उन्हें अरब देशों के, इतने सारे अरब देशों के बीच बसाकर उन्हें करोड़ों मुसलमानों का दुश्मन बना दिया है और चारों तरफ मुसलमानों से घेर लिया है। और ये यहूदियों के साथ ब्रिटेन और अमेरिका का बहुत बड़ा धोखा है और ये यहूदी कभी भी यहां चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से अरब देशों से घिरे हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। तो देखिए, ओशो ने उसी समय समझ लिया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उस समय यहूदी तो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्हें अलग देश मिल गया, उनका आजाद देश होगा जिसका नाम होगा इजराइल। लेकिन ओशो ने उसी समय यह कह दिया था कि क्योंकि इजराइल चारों तरफ से अरब मुसलमानों से घिरा हुआ है, इसलिए वो कभी भी इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। ये वो इतिहास है जिसकी वजह से दुनिया भर में फिलिस्तीन को हमदर्दी की नजरों से देखा जाता है और इजराइल को क्रूर बताया जाता है, क्योंकि इतिहास को देखने के भी अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोगों का नजरिया, उनका जो इतिहास है वो 1948 के बाद से शुरू होता है। कुछ लोगों का इतिहास हजारों वर्ष पहले से शुरू होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इतिहास की इस बस को कौन से बस अड्डे से पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में इस विवाद से जुड़ा ये इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। यह बात सही है कि वर्ष 1917 में फिलिस्तीन का नक्शा ऐसा था जहां 91% मुसलमान थे और सिर्फ 8% यहूदी थे। लेकिन यह भी सच है कि 1000 ईसा पूर्व इसी क्षेत्र का नक्शा ऐसा हुआ करता था जहां लगभग 100% आबादी यहूदी धर्म के लोगों की थी और इस क्षेत्र में एक भी मुसलमान नहीं था। सच यह है कि उस समय तक इस्लाम की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। 1010 से 931 ईसा पूर्व तक इस क्षेत्र में फिलिस्तीन का नामो निशान तक नहीं था। उस समय यहां किंगडम ऑफ जुडा का शासन था और यहां के राजा थे किंग सोलोमन, और यहूदी धर्म के लोग इसी क्षेत्र में रहते थे, यानी ये उनका इलाका था। 597 ईसा पूर्व कसदी यानी बेबीलोनिया साम्राज्य ने इजराइल पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसी के बाद बेबीलोनिया साम्राज्य के अत्याचारों से बचने के लिए यहूदियों को दुनिया के अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ी, भागना पड़ा, और जो यहूदी इजराइल में रह भी गए उन्हें कसदी साम्राज्य ने अपना गुलाम बनाकर रख लिया। यानी ये वो समय था जब बेबीलोनिया साम्राज्य के अत्याचारों से बचने के लिए यहूदी पहली बार अपना देश, अपनी भूमि छोड़कर दुनिया भर में भाग गए और जगह जगह शरणार्थी बन गए। इसके बाद 63 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने इजराइल पर आक्रमण किया और फिर इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, यानी यह नया साम्राज्य आ गया। यह वो समय था जब और बड़ी संख्या में यहूदी धर्म के लोग इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए चले गए और इजराइल एक ऐसे क्षेत्र में बदल गया जहां बाकी धर्मों और कबीलों का प्रभाव बढ़ गया और यहूदियों का प्रभाव और उनकी जनसंख्या बिल्कुल गिर गई। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और अरब के खलीफाओं ने इजराइल पर हमला किया तो यह क्षेत्र फिर मुसलमानों के नियंत्रण में चला गया और इसके बाद अलग अलग समय में कई मुस्लिम शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, जिनमें टर्की के ऑटोमन एम्पायर का शासन सबसे लंबे समय तक चला। वर्ष 1517 से 1917 तक ऑटोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र को अपना गुलाम बनाकर रखा और यह वही दौर था जब इजराइल फिलिस्तीन बन गया। फिलिस्तीन का मतलब इजराइल के उन 5 इलाकों से था जहां रहने वाले लोगों को फिलिस्टिया कहते थे और बाद में यही फिलिस्टिया पैलेस्टाइन बना और हिंदी में इसे फिलिस्तीन कहा गया। यानी इतिहास कहता है कि यह भूमि पहले यहूदी धर्म के लोगों की ही थी, जिस पर अलग अलग समय काल में अलग अलग साम्राज्यों का नियंत्रण रहा और फिर अरब के मुसलमानों ने इसे अपने नियंत्रण में किया, अपनी भूमि बना लिया और आज फिलिस्तीन के अरब मुसलमान इस जगह को अपनी मातृभूमि बताते हैं, जबकि मूल रूप से यह जमीन इजराइल के यहूदी लोगों की ही है, अगर आप सैकड़ों वर्ष पुराने इतिहास में जाकर देखें तो। सवाल पर आते हैं कि क्या यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए है, तो इसका जवाब है नहीं। यह लड़ाई जमीन के लिए नहीं है, यह पैसे के लिए नहीं है, यह लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि धर्म की लड़ाई है और इसीलिए हम पहले दिन से इसे धर्म युद्ध कह रहे हैं। अगर धर्म नहीं होता तो शायद फिलिस्तीन के मुसलमान इस क्षेत्र को छोड़कर पहले ही बाकी के मुस्लिम देशों में पलायन कर चुके होते और यहां हजारों वर्षों से ये युद्ध नहीं हो रहे होते। ये लड़ाई असल में 1-2
धर्मों के बीच नहीं है, यह लड़ाई है तीन धर्मों के बीच। एक है ईसाई धर्म, दूसरा है इस्लाम और तीसरा है यहूदी। और ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत अब्राहम से मानते हैं, जिन्हें इस्लाम धर्म में पैगंबर इब्राहिम भी कहा जाता है। यहूदी धर्म के मुताबिक उनके देश को इजराइल नाम जेकब से मिला है। जेकब इब्राहिम के पुत्र आइजैक के बेटे थे और उनका जन्म इजराइल में ही हुआ था, और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में से 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम जुड़ा था, जिन्हें यहूदा भी कहते थे, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। इजराइल में भी पूर्वी यरूशलेम का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि यही वो स्थान है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया, और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है, और यह दीवार पवित्र मंदिर का एक अवशेष है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यह वही स्थान है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को यहूदी धर्म के लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था, और उनका मकबरा सेपल्कर नाम के चर्च के अंदर स्थित है, और यह उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता था। यानी इसलिए ईसाई इस जगह को अपने लिए बहुत पवित्र मानते हैं। मुसलमानों के लिए जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, और मुसलमानों का ऐसा मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी यात्रा के दौरान मक्का से यहां तक का सफर तय किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ यहां पर प्रार्थना की थी। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है, और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ रवाना हुए थे। और इसका मतलब यह है कि ये तीनों धर्म का महत्व इस स्थान से जुड़ा हुआ है, और इसलिए कोई भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। जिसे आप युद्ध समझ रहे हैं, वो युद्ध नहीं बल्कि वो एक धर्म युद्ध है। तो तीन बड़े बड़े धर्म जो हैं दुनिया के, वो इस समय इस छोटी सी जगह को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। और इस समय ईसाई और इस्लाम दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इस्लाम धर्म को 283 करोड़ लोग मानते हैं इस दुनिया में, और इस्लाम धर्म को 190 करोड़ लोग मानते हैं। यहूदी धर्म की आबादी पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ है। सबसे छोटे धर्मों में से यह माना जाएगा, सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की। और आज इन्हीं 1.5 करोड़ लोगों के खिलाफ 190 करोड़ मुसलमानों के एकजुट होने की बात कही जा रही है। तो इसलिए आज हमने पूरी कोशिश की कि हम इस पूरे विवाद की जड़ तक आपको लेकर जाएं, इस विवाद के इतिहास तक आपको लेकर जाएं, और आपको यह बताएं कि कैसे दुनिया के तीन बड़े धर्म एक छोटी सी जगह को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए ये एक धर्म युद्ध है। इस युद्ध के बीच आज दो बड़े अपडेट हैं आपके लिए। पहला अपडेट यह है कि आज इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास के जनरल मिलिट्री काउंसिल के सदस्य अयमान नौफल को जान से मार दिया है। और दूसरा अपडेट यह है कि इजिप्ट के बाद अब जॉर्डन ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा, हमने कल भी ये कहा था कि यहूदियों का तो एक ही देश है, वो है इजराइल, क्योंकि यहूदी वैसे भी पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ ही हैं। और मुसलमानों के 57 देश हैं, जिन्हें आप ओआईसी के सदस्य देश भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। और कल हमने ये कहा था कि जो 57 देश हैं, अगर ये चाहें तो इस समय गाजा में जो लोग परेशानी में हैं, गाजा में जिन लोगों की जान खतरे में है, गाजा में जिन लोगों के पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना पीना है, ना दवाई है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं तो शरण देनी ही पड़ेगी, वरना ये लोग वहीं पर मारे जाएंगे। और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ बयानबाजी ना करे। आज देश बयानबाजी तो बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत सारे ईरान जैसे देश ये भी कह रहे हैं कि सारे 190 करोड़ मुसलमान एक हो जाएंगे और वो युद्ध करेंगे और वो यहूदियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इन सारे देशों की यह है कि इस समय गाजा में रहने वाले जो 20 लाख मुसलमान हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए, और अगर वो वहां रहे तो वो नहीं बच पाएंगे।
ये इनमें से बहुत सारे मुसलमान आसपास के देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन जो आसपास के देश हैं वो उन्हें शरण देने के लिए तैयार नहीं है। आज जॉर्डन ने भी कह दिया कि वो शरण नहीं देगा। बाकी के जो पड़ोसी देश हैं, जो सारे इस्लाम को मानने वाले देश हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम शरण नहीं देंगे। ऐसी क्या बड़ी बात है कि ये सारे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लाम को मानने वाले जो देश हैं, ये इन गाजा के लोगों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहते। इनके समर्थन में बयान तो दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमसे पैसा ले लो, ये भी कह रहे हैं कि और किसी चीज की अगर कोई मदद है तो वो भी ले लो, लेकिन ये कहते हैं कि यहां आओ मत। इसलिए कल भी हमने कहा था कि अब इस्लाम को मानने वाले 57 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने देशों में इन 20 लाख लोगों को शरण जरूर दें। अगर धर्म के नाम पर ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह धर्म युद्ध है और उन्हें लगता है कि सारे मुस्लिम देश और सारे मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, तो फिर उन्हें एकजुट होकर इन 20 लाख लोगों को अपने अपने देशों में शरण देनी चाहिए। और अगर इन 20 लाख लोगों को 57 देशों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक देश में लगभग 35,000 शरणार्थी एक देश के हिस्से में आएंगे, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज भी जो इस्लाम की दुनिया है, जो मुस्लिम देश है, वो युद्ध की बातें तो कर रहे हैं, वो जिहाद की बातें तो कर रहे हैं, वो दूसरे धर्मों को मिटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने की बात नहीं कर रहे। वो बाकी के धर्मों को कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारा धैर्य टूट गया तो हम धर्म युद्ध शुरू करेंगे, जिहाद शुरू करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो 20 लाख लोग इस समय गाजा में फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने की बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए आज भी हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया से ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि इन देशों को किसने रोका है। ये चाहें तो आज उन सारे मुसलमानों को आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हमारे देश में आइए, हम आपको तमाम सुविधाएं देंगे, आपकी जान बचाएंगे, आपके परिवार की, आपके बच्चों की जान बचाएंगे, आपके बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, आपके बच्चों का इलाज कराएंगे और आपको एक अच्छा जीवन देंगे। और जब फिलिस्तीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब आप वापस अपने देश जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है कि फिलिस्तीन को खाली कर लिया जाएगा और फिलिस्तीन बनेगा नहीं? फिलिस्तीन तो आज भी एक देश है, सारी दुनिया उसे एक अलग देश मानती है। जब फिलिस्तीन में हालात सामान्य हो जाएंगे, जब गाजा में हालात सामान्य हो जाएंगे, तो ये सारे मुस्लिम देश इन शरणार्थियों को वापस भेज सकते हैं, इनके घर वापस बनवाने में इनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। तो हम आपको अपने देश की खबर बताते हैं और आपको भारत में बेरोजगारी पर नया डेटा दिखाते हैं। और इसे देखने के बाद बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने वालों की आंखें आज खुल जाएंगी। आपने देखा होगा पूरे देश में, अगर आप जाएं देखेंगे तो हमारे देश की जो बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष के खास तौर पर, वो बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं। कहते हैं पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है और इस समय बुरा हाल है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास काम नहीं है। ये जो डेटा आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक सरकार की एनुअल सर्वे रिपोर्ट है जो भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने तैयार की है और ये क्रेडिबल है, विश्वसनीय रिपोर्ट है। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। देखिए, अब देखिए भारत में बेरोजगारी दर, आप बहुत सुनते होंगे कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, आपने अक्सर यही बात सुनी होगी। यह डेटा पहले देख लीजिए, वर्ष 2022 और 23 में, यानी ये वाला जो साल जब हम बात कर रहे हैं आपको, 22 और 23 में भारत में बेरोजगारी दर 3.2% रही, जो वर्ष 2021 और 22 में 4.1% थी और 2017 और 18 में 6% थी। तो पहले यहां देख लीजिए, 2017-18 में बेरोजगारी दर थी 6%, जो कि सबसे ज्यादा थी पिछले 5 साल में। 2018-19 में घटकर 5.8 हुई, 19-20 में 4.8 हुई, 2020 और 21 में 4.2% हुई, 21 और 22 में 4.1% हुई और अब 2022 और 23 में 3.2% बेरोजगारी दर है। इसलिए आज आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी विपक्षी का दल का नेता या कोई और आपको अगर बहकाता है तो आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि इस समय भारत में बेरोजगारी दर है 3.2%, जो पिछले हाल के वर्षों में सबसे कम है। पिछले 6 वर्षों में भारत में बेरोजगारी दर 6% से
3.2% पर आ गई, यानी आधी हो गई, और यह लगभग 50% तक कम हुई है। अब देखिए, अभी हमारे देश में विपक्षी दलों के लिए जातिगत जनगणना के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समय हमारे देश में हर 100 में से सिर्फ 3.2 कामगारों के पास ही रोजगार नहीं है। अब देखें, 2014 से पहले जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब यही बेरोजगारी दर 4 से 5% के आसपास था। मैं वापस आपको दूसरी उसमें लेकर जाता हूं। देखिए, 2013 और 14 में बेरोजगारी दर था 4.9%। यह कौन सा दौर है? जब यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर तब कितना था, और अब 10 साल के बाद है 3.2, जो पहले से कम है। इस समय भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। अब दुनिया का पूरा एक आंकड़ा देखिए। दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर इस समय 32.8% है, ब्राजील में 8.3%, पाकिस्तान में 8.5%, फ्रांस में 7.4%, इटली में 7.9%, ईरान में 9.4%, चीन में 5.3%, ब्रिटेन में 4.2% और अमेरिका में बेरोजगारी दर इस समय है लगभग 4%। अब आपके सामने तमाम देश, मैंने तुलना आपके सामने की है, दुनिया भर में बेरोजगारी दर कितनी है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगारी दर सबसे कम है 3.2%, जो कि अमेरिका से कम है, ब्रिटेन से कम है, चीन से कम है, इटली फ्रांस से कम है, पाकिस्तान को चलो छोड़ दीजिए, ब्राजील से कम है, ईरान से कम है, और दक्षिण अफ्रीका से भी बहुत कम है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में केरल में है। केरल में बेरोजगारी दर है 7%। इसके बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और पंजाब में है 6.1%, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों में बेरोजगारी दर 6.1% है। इसके बाद उत्तराखंड में 4.5%, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में 4.4%, हिमाचल प्रदेश में 4.3% और बिहार में बेरोजगारी दर है 3.9%। तो अपने राज्यों में क्या हाल है वो आप देख सकते हैं बेरोजगारी दर का। बड़ी बात यह है कि भारत के जिन 10 राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी है, उनमें 7 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी त्रिपुरा में है, वहां पर बेरोजगारी दर सिर्फ 1.4% है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1.6%, यानी वहां भी स्थिति बहुत अच्छी है। झारखंड, गुजरात और असम में 1.7%, दिल्ली में 1.9%, पश्चिम बंगाल में 2.2% और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.4% है। यानी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां देश में सबसे कम बेरोजगारी है। जो आपके सामने नैरेटिव पेश किया जाता है उसके उल्टा। इसके अलावा जिन 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होने हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस शासित राज्यों में है। राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.4%, तेलंगाना में भी 4.4%, छत्तीसगढ़ में 2.4% और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मिजोरम में 2.2% है। मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, वहां है 1.6%। लेकिन इसके बावजूद बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा राजनीति मध्य प्रदेश में ही हो रही है और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो बेरोजगारी पर ही दिया गया है। अब आप इससे समझ जाएंगे। इसका डेटा और भी है, आज क्योंकि समय समाप्त हो गया है हमारे पास, आज समय नहीं है। इसका और डेटा भी हम आपको बताएंगे। कल मैं आपको वो डेटा दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 5 साल में हमारे देश में जो लोग अपना काम करते हैं उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है और जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है। क्योंकि 2 तरह के लोगों में रोजगारों को आप बांट सकते हैं। एक वो लोग जो स्वरोजगार के तहत अपना काम करते हैं और एक वो लोग जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं। उन दोनों की संख्या कितनी है, उनकी आमदनी में कितना अंतर आया है पिछले 5 साल में, 6 साल में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कल बताएंगे और ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज हमेशा शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है।